91। यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर समिति या बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड बालक को हाजिरी से मुक्ति प्रदान कर सकेगा। उसकी हाजिरी का कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए सीमित और तत्पश्चात संबंधित बालक की अनुपस्थिति में जांच तब तक जारी रहेगी जब तक समिति या बोर्ड अन्यथा आदेश ना दे। तो समिति बोर्ड समझ रही कि जरूरी नहीं है तो नहीं भेजिए, मतलब बालक की उपस्थिति जरूर नहीं, या फिर वकील साहब हैं जो भी हैं वो उपस्थित होइए बालक की तरफ से। आप देख रहे हैं ना, आर्यन खान का मामला देख रहे हैं। अब आर्यन खान का मामला देख रहे हैं तो उसके संबंध में क्या कार्रवाई चल रही है कि वो एडवोकेट भी उपस्थित हो रहे हैं उसकी तरफ से, और अगर उसकी उपस्थिति चाहिए तो उसको उपस्थित है। तो न्यायालय के विवेक है, वो तो बोर्ड का विवेक है या समिति का विवेक है, उसको कैसा रखना है। जहाँ बोर्ड या समिति के समक्ष बालक की हाजिरी अपेक्षित है वहाँ ऐसा बालक स्वयं और बालक के साथ एक अनुरक्षक यथास्थिति बोर्ड या समिति या जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा वास्तविक उपगत व्ययों के अनुसार यात्रा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा। मतलब आने जाने का खर्चा उसको दिया जाएगा। 92। किसी अनुमोदित स्थान पर दीर्घकालिक चिकित्सा उपचार करने वाले रोग से पीड़ित बालक का स्थानांतरण। दीर्घकालिक उपचार जब किसी ऐसे बालक के बारे में जो समिति या बोर्ड के समक्ष लाया जाता है पाया जाता है कि वो ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके लिए लंबे समय तक चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा होगी और उसे शारीरिक या मानसिक व्याधि है तो उपचार के ठीक हो जाती है, तब यथास्थिति समिति या बोर्ड बालक को ऐसे समय के लिए जिसे वह अपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझता है किसी उपयुक्त सुविधा तंत्र के रूप में मान्यता प्रदान प्राप्त किसी स्थान पर जो बेहद किया जाए भेज सकेगा। तो सुविधा युक्त स्थान पर उसको बालक को भेज सकेगा, उपचार के लिए आवश्यक है। 93। ऐसे बालक का स्थानांतरण जो मानसिक रूप से बीमार है या अल्कोहल या अन्य औषधियों का आदि है। देखिए एडिक्ट पर्सन है, जहाँ समिति या बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेष गृह या किसी संप्रेक्षण गृह या बाल गृह या आश्रय गृह या संस्था में रखा गया कोई बालक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है या अल्कोहल या ऐसी औषधियों का आदी है जिससे किसी व्यक्ति में व्यवहारात्मक परिवर्तन हो जाते हैं, वहाँ समिति या बोर्ड मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे बालक को मनोचिकित्सालय अस्पताल मनोचिकित्सा परिचर्या गृह ले जाने का आदेश कर सकेगा। अब मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे, कुल मिला के अगर मेंटल है बालक तो मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे, वहाँ उसको रखे जाने की बात करेंगे। दूसरा, यदि बालक को धारा 1 के अधीन किसी मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह में ले जाया गया था तो समिति या बोर्ड मनोचिकित्सा अस्पताल या मनोचिकित्सा परिचर्या गृह के छुट्टी दिए जाने के प्रमाण पत्र के लिए में दिए गए परामर्श के आधार पर ऐसे बालक को आदि व्यक्तियों के लिए एक ही पुनर्वास केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों जिनके अंतर्गत स्वापक औषधि और मुनाफाई पदार्थ भी हैं के लिए चलाए जा रहे वैसे ही केंद्रों में भेज सकेगा। ऐसे बालक को भेजा जाता है अतः रोगी उपचार के लिए अपेक्षित अवधि के लिए होगा। अब देखिए कुल मिला के ये है, मान लीजिए अफीम चरस गांजा खाने लगा है, अब जैसे आर्यन खान है, देखना कुछ नहीं होगा, मैं 100% कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा इस बच्चे को, ना उसकी चंगी पांडे की लड़की को होगा, ना किसी को कुछ नहीं होगा, देख ना इसकी नंदा की लड़की को होगा, इसकी भांजी अमिताभ बच्चन की जो भांजी जी हैं उनको भी कुछ नहीं होगा। साक्ष्य का अभाव पाया जाएगा, सिर्फ मीडिया ट्रायल चल रहा है पूरा, वो कह देंगे कोई साक्ष्य प्रॉपर नहीं पाए गए, संदेह के आधार पर अभियुक्त को छोड़ा गया, देख लेना यही होगा। अब यहाँ पे अपन को पता चल रहा है कि वो एडिक्ट है, अल्प मात्रा में नशा करता है, ये पाया गया रिपोर्ट में, इतना तो लिख ही देंगे वो अल्प मात्रा में नशा पाया गया तो उसको रिहेब सेंटर भेज देंगे, यही बात है। 7.2 में कही गई है। आयु के विषय में अवधारणा और उसका अवधारण स्पष्टीकरण छोड़ देना इसका। 94 पे आ जाते हैं, आयु के विषय में अवधारणा और उसका अवधारण, क्या अवधारणा की जाएगी आयु के विषय में, ये धारा थोड़े ध्यान से पढ़िएगा। आप जब कोर्ट में प्लीडिंग करते हैं किसी मामले में जुवेनाइल के बारे में तब आपको ये ध्यान देना है। जहां बोर्ड या समिति को इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति उपसंजाति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त व्यक्ति बालक है तो समिति या बोर्ड बालक की यथासंभव सन्निकट आयु का कथन करते हुए ऐसे संप्रेक्षण को अभिलिखित करेगा
और आयु की और अभी पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना यथास्थिति धारा 14 धारा 36 के अधीन जांच करेगा। 14 और 36 के अधीन जांच करेगा। तो वो कारण लिखी जाएगी आयु के संबंध में और जांच की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। यदि समिति या बोर्ड के पास इस संबंध में संदेह होने के उपयुक्त आधार हैं कि क्या उसके समक्ष लाया गया व्यक्ति बालक है या नहीं, तो यथास्थिति समिति या बोर्ड निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करने हेतु आयु अवधारण की प्रक्रिया का जिम्मा लेगा। मिस्टी आवाज़ नहीं करो बेटा। अब यहाँ पे दिक्कत है कि वो बालक है कि नहीं है बच्चा जो लाया गया है। तो समिति कुछ चीज़ों का अवधारण करने वाला है। वो क्या क्या चीज़ें देखिए। विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो उनके अभाव। 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि होती है, हम जानते हैं, तो जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि होती है, वो कहीं जन्म तिथि नहीं होती। तो ये दो देखेंगे। निगम या नगर पालिका प्राधिकारी पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। अब निगम या पंचायत द्वारा जन्म प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसको यहाँ पर देखा जाएगा। ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उपरोक्त 1 और 2 के अभाव में आयु के अवधारण समिति या बोर्ड के आधार पर दी गई अस्थि जांच। देखो हम यहाँ पे जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उससे भी हम जांच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कहीं पर कंकाल पाया गया तो हड्डियों को देख के बताया जा सकता है लड़की का कंकाल है कि लड़के का। लड़की की हड्डियाँ थोड़ी चिकनी होती हैं माना जाता है, फीमेल की हड्डियाँ चिकनी होती हैं, और बॉय की खुरदरी होती हैं। ऐसा कुछ रहता है उनका रीजन में। इसमें फॉरेंसिक साइंस से पढ़ा हूँ। अस्थि का एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा आपके अस्थियों के संबंध में कुछ सैंपल लिए जाते हैं और उस सैंपल से अनुमान क्लियर लगा लिया जाता है। पूरा साइंटिफिक निकल आता है कि कितने साल कितने दिन का आप हैं, ये पता चल जाता है। या कोई अन्य, देखो अस्थि जांच को यहाँ पे क्या बोला गया है इंग्लिश में, थोड़ा इसको देखिए, ऑसिफिकेशन टेस्ट। देखिए ऑसिफिकेशन टेस्ट, इसको आप इंग्लिश में ज़रूर कर दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ नाम ऐसे अपडेट नाम आपको पता होना चाहिए। कोई ऑसिफिकेशन टेस्ट बोले कोर्ट में आप बोल सकते हैं। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। कोई अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जा सकता है। कोई नई टेस्ट आ गई है मार्केट में तो वो भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई ऐसी आयु अवधारण जांच ऐसी आदेश की तारीख से 15 दिन के भीतर पूरी की जाएगी। तो 15 दिन का टाइम है आपके पास में, 15 दिन के भीतर ही आपको पूरी करना। कैसे निपटारा करने में दिक्कत हो जाएगी ना आगे, तो 15 दिन में पूरा कीजिए। समिति या बोर्ड द्वारा उसके समक्ष इस प्रकार लाए गए व्यक्ति की अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी। अभिलिखित आयु क्या होगी? सही आयु समझी जाएगी। जो लिखा रिकॉर्ड की गई आयु है वही सही मानी जाएगी। 95 बालक का उसके निवास स्थान को स्थानांतरण। अब बालक को उसके माता पिता के पास भेजने की बात यहाँ पे की गई है 95 के अंदर। देखिए आगे बढ़िए। यदि जांच के दौरान यह पाया जाता है कि बालक अधिकारता के बाहर के स्थान से है तो यथास्थिति बोर्ड या समिति सम्यक जांच के पश्चात यदि उसका समाधान हो जाता है कि बालक के सर्वोत्तम हित में है और बालक के गृह जिले के समिति बोर्ड या के साथ सम्यक परामर्श करके उक्त समिति या बोर्ड को सुसंगत दस्तावेजों और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हुए जैसे बेहद किया जाए यथाशीघ्र बालक के स्थानांतरण का आदेश करेगा। ट्रांसफर करने की बात करेगा समिति या बोर्ड। परंतु स्थानांतर विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की दशा में जांच पूरी होने के पश्चात और बोर्ड द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने के बाद ही किया जाएगा। फाइनल आदेश हो जाएगा या जजमेंट हो जाएगा तभी किया जाएगा ये। परंतु यह और कि अंतर्राज्यिक स्थानांतरण की दशा में एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरण करना, अंतर्राज्यिक थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इंटर स्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य। बालक को यदि सुविधाजनक हो तो यथास्थिति बालक के गृह जिले की समिति या बोर्ड को या गृह राज्य की राजधानी शहर की समिति या बोर्ड को सौंपा जाएगा। स्थानांतरण के आदेश को अंतिम रूप से दिए जाने पर यथास्थिति समिति या बोर्ड ऐसा आदेश प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर विशेष किशोर पुलिस एकक को बालक की अनुरक्षा के लिए आदेश देगा। परंतु किसी बालिका के साथ महिला पुलिस अधिकारी होगी। परंतु यह और कि कोई विशेष किशोर पुलिस का उपलब्ध नहीं है तो यथास्थिति समिति या बोर्ड उस स्थान को जहां बालक अस्थायी रूप से ठहरा हुआ है या जिला बालक संरक्षण एकक को यात्रा के दौरान बालक की अनुरक्षा के लिए निर्देश देगा। राज्य सरकार बालक की अनुरक्षा के लिए कर्मचारी वृंद को यात्रा भत्ते का उपबंध करने के लिए नियम बनाएगी जिसका संदाय अग्रिम में किया जाएगा। स्थानांतरित बालक को प्राप्त करने वाला
यथास्थिति बोर्ड समिति प्रत्यावर्तन या पुनर्वास समाज में पुनः मिलाने की प्रक्रिया को पूरा करेगी, जैसे कि इस अधिनियम में अधिकृत है। तो देखिए इस तरह की प्रक्रियाओं को पूरा करने की बात भी यहाँ पर की गई। 96 बालक का भारत के विभिन्न भागों में बाल गृहों, विशेष गृहों, उच्च सुविधा तंत्रों को योग्य व्यक्तियों को स्थानांतर। देखिए इसकी मार्जिनल नोट से ही क्लियर हो रहा है, राज्य सरकार इंटरफेयर करके बोर्ड या समितियों से कहीं भी इंडिया में स्थानांतरित करा सकती है, बच्चे को इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप 97 पे आ जाइए, किसी संस्था से बालक को निर्मुक्त करना। अब यहाँ पे निर्मुक्त करने की बात भी की गई, तो यहाँ पे सब क्लॉज 1 अपन सब पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, जब किसी बालक को किसी बाल गृह या विशेष गृह में रखा जाता है तो यथास्थिति किसी परीक्षा अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, सरकार, स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट पर समिति या बोर्ड ऐसे बालक को आत्यंतिक रूप से ऐसी शर्तों पर जो अधिरोपित करना ठीक समझे, बालक को माता पिता संरक्षक के साथ रहने आदेश में नामित ऐसे किसी प्राधिकृत व्यक्ति के पर्यवेक्षाधीन रहने की अनुज्ञा देते हुए जो उसे प्राप्त करने और भार साधन में लेने का बालक को शिक्षित बनाने और किसी उपयोगी व्यापार या उपजीविका के लिए प्रशिक्षित करने, पुनर्वास के लिए उसकी देखरेख करने के लिए उसे लेने और भार साधन में लेने का इच्छुक है, निर्मुक्त करने पर विचार कर सकते, छोड़ेगी, ऐसे व्यक्ति के साथ सपोर्ट करेगी, निर्मुक्त करेगी। बस इतना ही आपको यहाँ ध्यान देना और नहीं पढ़ना है उल जुलूल चीज़ें। 98 किसी संस्था में रखे गए बालक को अनुपस्थिति की इजाज़त। देखिए अभी अनुपस्थिति की इजाज़त क्या है, इसको थोड़ा पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ओटी का जो फर्स्ट सप्लाई 1 पे आधारित है। देखिए, यथास्थिति बोर्ड या समिति किसी बालक को अनुपस्थिति की इजाज़त दे सकेगा या विशेष अवसरों जैसे परीक्षा, नातेदारों का विवाह, अंडरलाइन कर लीजिए, परीक्षा, नातेदारों का विवाह, मित्र या परिजन की मृत्यु, दुर्घटना, माता पिता के गंभीर रोग, ऐसी प्रकृति की आकस्मिकता पर संप्रेक्षण के अधीन आकस्मिकता पर संप्रेक्षण के अधीन साधारणतः एक बार में 7 दिन से अनधिक अवधि के लिए, गोला कीजिए, एक बार में 7 दिन से अनधिक अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत यात्रा में लगने वाला समय नहीं है, बालक की छुट्टी के अनुमति दे सके। अब देखिए ऐसी संस्थाओं में बालकों को रखा जाता है, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, सर्वोत्तम है तो देखना ना हमें उनके घर में कोई बीमार है, पेरेंट्स बीमार है, कुछ दिक्कत है, तो उन्हें 7 दिन की छुट्टी दे दी जाएगी, आने जाने का समय अलग से दिया जाएगा, एक बार में 7 दिन तक छुट्टी दी जा सकती है। उस समय को जिसके दौरान कोई बालक उस संस्था में जिसमें उसे रखा गया है इस धारा के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उपस्थित है, उस समय का भाग माना जाएगा जिसके लिए वह बाल गृह या विशेष गृह में रखे जाने का चाहिए, तो माना जाएगा। और नहीं पढ़ना है इसमें, 7 दिन एक बार में छुट्टी मिलेगी, ऐसे बच्चों के आप अपने घर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है घर पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं छुट्टी तो जा सकते हैं। 2 छोड़ दीजिए, सप्लॉ 3 छोड़ दीजिएगा, पढ़ने लायक नहीं है। 99 पे आ जाइए, रिपोर्टों का गोपनीय माना जाएगा। तो बालक से संबंधित सभी रिपोर्टें जिन पर समिति बोर्ड द्वारा विचार किया गया गोपनीय मानी जाएंगी, बस इतना आपको ध्यान देना है। बस सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण 100 बताती है। क्या संरक्षण होगा ये देखिए, कोई वाद या अभियोजन या विधिक कार्रवाई केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के निर्देश के अधीन कार्रवाई करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं, राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं, या ऐसे कोई व्यक्ति जो प्राधिकृत है उसके विरुद्ध नहीं की जाएगी। क्या कोई वाद नहीं किया जाएगा, अभियोजन या विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। अपील है, अपील कहाँ होंगी तो इसको भी अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये धारा थोड़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से क्लॉज 1 और 2। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन समिति बोर्ड द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर, समिति या बोर्ड से व्यथित है व्यक्ति, वो 30 दिन के भीतर पोषण, देखरेख और प्रवक्ता पक्ष देखरेख संबंधी समिति के ऐसे विनिश्चयों के सिवाय जिसके संबंध में अपील जिला मजिस्ट्रेट को होगी, बाल कल्याण न्यायालय में अपील कर सकेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 एंगल से समझाया गया है कि समिति या बोर्ड कोई आदेश करती है तो उसके विरुद्ध अपील कहाँ होगी, बालक न्यायालय में अपील करेगा। बालक न्यायालय में, जिला न्यायालय टाइप का ही होता है ये, बालक न्यायालय में अपील करेगा। लेकिन पोषण, देखरेख और प्रवर्तकता पक्षवर्ती देखरेख समिति के निर्णय हैं तो उनमें अपील कहाँ होगी, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील होगी। ये थोड़ा ध्यान देना, 2 तरह की बातें यहाँ पे की गई, कंफ्यूज मत होइएगा। यथास्थिति बालक न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उक्त 30 दिन की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा और पर्याप्त कारणों से समय पर अपील करने से निवारित किया गया था
कि उस अपील का निश्चय 30 दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा। तो ये 30 दिन में निपटारा करेंगे, जो भी हो, बालक न्यायालय हो या जिला मजिस्ट्रेट में। सब क्लॉज 2, अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी जघन्य अपराध में प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात पारित बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगी। देखो, जघन्य अपराध में अगर कोई आदेश होता है तो उसकी अपील कहाँ होगी? सत्र न्यायालय में होगी। ये ध्यान दीजिएगा, IMP लगा लीजिए इसको, सत्र न्यायालय गोला कर लीजिए, जघन्य अपराध गोला कर लीजिए, ध्यान दीजिए, IMP लगा लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अपील को विनिश्चय करते समय न्यायालय अनुभवी मनोवैज्ञानिक चिकित्सीय विशेषज्ञों की सहायता ले सकेगा। अब यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की सहायता ली जाएगी। भैया बच्चों वाला मैटर है, और क्या हो सकता है बताइए। सब क्लॉज 3, ऐसे किसी बालक के संबंध में जिसके बारे में अभी कथन है कि उसने ऐसा कोई अपराध किया है, जो ऐसे किसी बालक द्वारा जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है या जो 16 वर्ष अधिक आयु का है, किए गए जघन्य अपराध से भिन्न बोर्ड द्वारा किए गए दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील नहीं करेगा। अब देखिए, दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील करने का प्रावधान नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 16 वर्ष से की आयु पूरी कर ली है, 16 वर्ष से अधिक आयु का है, बस यहाँ देखिएगा। सब क्लॉज 4 कहती है, इस धारा के अधीन किसी अपील में पारित बालक न्यायालय के किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील नहीं होगी। सेकंड अपील का प्रोविजन नहीं है। बालक न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल कर सकता है। सब क्लॉज 5 कहती है। सब क्लॉज 6 कहती है, कोई व्यक्ति जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दत्तक ग्रहण के किसी आदेश से व्यथित है, वह जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा आदेश पारित किए जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर प्रभागीय आयुक्त मतलब संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट आदेश देगा तो अपील कहाँ होगी? आयुक्त कमिश्नर के समक्ष। तो वही बात यहाँ लिखी गई है। उपधारा 6 के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चित की जाएगी और अपील फाइल किए जाने की तारीख से 4 सप्ताह की अवधि के भीतर निपटाए जाने का प्रयास किया जाए। गोला कर लीजिए, अपील कितने समय में निपटाई जाएगी? 4 सप्ताह के भीतर। ये आपको ध्यान देना है। परंतु जहां कोई प्रभागीय आयुक्त नहीं है, वहां यथास्थिति राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अधिसूचना द्वारा अपील का निश्चय करने के लिए प्रभावी आयुक्त की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी को सशक्त कर सकेंगे। तो कमिश्नर के लेवल का कोई अधिकारी होगा, उसको दे देंगे। कौन? एडिशनल कमिश्नर होगा समथिंग, तो वो अपील सुनेगा। पुनरीक्षण 102, पुनरीक्षण कौन करेगा? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय गोला कर लीजिए। स्वप्रेरणा से निमित्त किए गए आवेदन पर किसी भी समय किसी ऐसी कार्रवाई का जिसमें किसी समिति, बोर्ड या बालक कल्याण न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया है, अभिलेख आदेश की वैधता औचित्य के संबंध में समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा। रिकॉर्ड मंगाने का पावर है इनको उच्च न्यायालय। उसके संबंध में आदेश पारित कर सके जो वह ठीक समझेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। पुनरीक्षण करने का पावर 102 में हाई कोर्ट को है। बस इतना आपको ध्यान। 103, जांच अपीलों और पुनरीक्षण शक्तियों की कार्रवाइयों में प्रक्रिया। अब देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता में समन मामलों के विचारण के लिए अधिकृत प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। यहाँ पर सबसे लास्ट की लाइन है, सब क्लॉज 1 में समिति और बोर्ड कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे? जांच अपीलों और पुनरीक्षण में ये लिखा है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में समन मामलों के विचारण के लिए अधिकृत प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक दी गई? समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया मेरे ख्याल से 251 से 259 तक दी गई। 251 से 259 तक की प्रक्रिया दी गई है। यहाँ पे आपको ये पालन करना है। समन मामलों की प्रक्रिया में आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है, ये हम लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं। वही बात है, यहाँ नीचे वाले क्लॉज में भी कुछ ऐसे ही लिखा है, लेकिन अपन को इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। 104 में समिति और बोर्ड की अपने आदेशों को संशोधित करने की शक्ति। इन्हें ये पावर है कि वो अपने आदेशों को संशोधित कर सकती हैं। समिति कर सकती है, बोर्ड भी कर सकती है। पावर 104 प्रदान करती है। परंतु लिखा हुआ है, परंतु अपन को पढ़ना है। परंतु क्या करता है? परंतु ऐसे किन्हीं आदेशों का संशोधन करने के लिए सुनवाई के दौरान बोर्ड के कम से कम 2 सदस्य, बोर्ड के कितने? कम से कम 2 सदस्य अंडरलाइन कीजिए, जिनमें से प्रधान मजिस्ट्रेट होगा और समिति के कम से कम 3 सदस्य। गोला कीजिए, समिति के कम से कम 3 सदस्य और संबंधित सभी व्यक्ति या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होंगे, जिनके विचारों को उक्त आदेश का संशोधन करने के पूर्व समिति या बोर्ड द्वारा सुना जाएगा। तो बोर्ड में कम से कम 2 सदस्य होंगे और समिति के कम से कम 3 सदस्य होंगे अगर कोई संशोधन करते हैं तब। आगे बढ़ते हैं और बकाया छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। किशोर न्याय निधि 105 में आ जाते हैं। राज्य सरकार
ऐसे नामों से जो उचित समझे बालकों के जिनके संबंध में इस अधिनियम में कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कल्याण और पुनर्वास के लिए एक निधि का सृजन करेगी। निधि में स्वैच्छिक संदानों अभिदानों या अभिदानों का प्रत्यय किया जाएगा जो बेष्टीय संगठन किए जाएंगे। तो जो भी यहाँ पे फंड आएगा वो इस निधि में रखा जाएगा बच्चों के संबंध में, किशोरों के संबंध में। बस इतना आप ध्यान रखिए। 106 राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण एकक, ये क्या होते हैं इनको भी थोड़ा समझ लीजिए। प्रत्येक राज्य सरकार राज्य के लिए बाल संरक्षण सोसाइटी और प्रत्येक जिले के लिए बाल संरक्षण एकक का गठन करे। राज्य के लिए होता है, देखो सोसाइटी होती राज्य के लिए बाल संरक्षण सोसाइटी, और एकक होता है काय के लिए, बाल संरक्षण एकक होता है प्रत्येक जिले के लिए। इनको कौन गठन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये आप ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी और यूनिट जिले में होती है, सोसाइटी पूरे राज्य में एक होती है। सोसाइटी बड़ा कॉन्सेप्ट है और यूनिट छोटा कॉन्सेप्ट है। कौन गठित करता है? राज्य सरकार। जो ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से मिलकर बनेगी जिस अधिनियम के अधीन उसके अंतर्गत अधीन संस्थाओं की स्थापना अनुरक्षण भी है। बालकों और उनके पुनर्वास तथा संबंधित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों के साथ समन्वय के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो विहित किए जाए नियुक्त किए जाए। आगे बढ़ते हैं, 107 में आ जाते हैं। बस थोड़ा और जुड़े रहिए, 2 4 5 मिनट बस खत्म होने वाला है। नियम बनाने में तो पढ़ने नहीं है, पर को 2-3 धाराएं हैं बस। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक। अब देखिए पुलिस ऑफिसर की बात हो रही, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर और यूनिट की बात हो रही है। यहाँ भी देखिएगा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सहायक उप निरीक्षक की अन्यून पंक्ति से कम एक अधिकारी को, सहायक उप निरीक्षक कौन कहलाता? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कौन कहलाता है? एक सब इंस्पेक्टर होता है, ये 2 फूल वाला, एक फूल वाले की बात कर रहे हैं हम। एक फूल वाला होता है सहायक उप निरीक्षक, जिसके इस कंधे पे एक फूल होता है, 1 स्टार, जिसके पास योग्यता, समुचित प्रशिक्षण, स्थिति ज्ञान हो। पुलिस स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठनों के समन्वय अनन्य रूप से बालकों के साथ या तो पीड़ितों या अपराधियों के रूप में व्यवहार करने के लिए बाल संरक्षण पुलिस अधिकारी के रूप में प्रतिनिधित्व करेगी। ASI रैंक के पुलिस अधिकारी को बाल संरक्षण अधिकारी घोषित किया जाएगा। कौन करेगा ये यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही मान के अपन चलेंगे। बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कृत्यों का समन्वय करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में और शहर में विशेष किशोर पुलिस यूनिटों का गठन करेगी। जिले या शहर में, मैंने कहा ना जिले में, यूनिट कहाँ होती है? जिले में। तो राज्य सरकार ही गठन करेगी कोऑर्डिनेशन के लिए, जिनका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक से या उससे ऊपर के रैंक का पुलिस अधिकारी करेगा, मतलब DSP या उससे ऊपर का अधिकारी करेगा, और जिसमें उपधारा 1 के अधीन अभी सभी पुलिस अधिकारी होंगे और बाल कल्याण क्षेत्र में कार्य का अनुभव रखने वाले 2 सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला होगी। विशेष किशोर पुलिस यूनिटों के सभी पुलिस अधिकारियों को विशेषकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में शामिल करने पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अधिक प्रभावी रूप से कर सकेंगे। विशेष किशोर पुलिस एकक के अंतर्गत बालकों से संबंधित रेल पुलिस भी है, ये भी आप देखिएगा। तो ये IMP लगा लीजिए, आपको क्लॉज 1 भी याद रखना है, ASI, क्लॉज 2 DYSP या इससे ऊपर, या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सामाजिक कार्यकर्ता भी आते हैं 2, और रेल पुलिस भी इसके अंतर्गत आती है, यूनिट के अंतर्गत। ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्लॉज है, 107 क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अधिनियम के उपबंधों का लोक जागरूकता 108। देखिए यहाँ पे मल्टीमीडिया द्वारा व्यापक विचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है, ये बताया गया है इसमें 108 में। केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य सरकार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों को नियमित अंतरालों पर मीडिया और जिसमें टेलीविज़न, रेडियो, प्रिंट मीडिया सम्मेलन के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि जन सामान्य, बच्चे तथा उनके माता पिता अथवा संरक्षक ऐसे उपबंधों से अवगत हों। जागरूकता देखिए, जुवेनाइल जस्टिस के संबंध देखिए, आपको भी DD1 वगैरह देखिएगा, हो सकता है एक आधे ऐड वगैरह आपको दिख जाए मिलने को। तो ये मीडिया प्रचार करते हैं, पेपर में भी प्रचार आता है, सरकारी कोटेशन से प्रचार आता है, DM का प्रचार आता है। तो ये सब देखिए जिससे आदमी को जागरूकता हो। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के अधिकारी या अन्य संबंधित व्यक्तियों को इस अधिनियम के उपबंध क्रियान्वयन के संबंध में नियतकालिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये हम लोग क्या करेंगे? ट्रेनिंग देंगे इनके अधिकारियों, केंद्र और राज्य के अधिकारियों, जिससे इसका सुनियोजन किया जा सके। अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग।
अब देखिए राष्ट्रीय, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्लॉज 1 इसकी इम्पोर्टेंट है, आपको ये थोड़ा देख लेना है, ध्यान से पढ़ना है। एक ही धारा और है, बस यही पढ़ने लायक है, आगे कुछ नहीं है पढ़ने लायक। देखिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के अधीन बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग है ये, नंबर 1। नंबर 2, धारा 17 के अधीन बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग। जैसी भी स्थिति हो, इसमें था स्थिति उक्त अधिनियम के अधीन उसको संबंधित कार्यों के लिए अलावा इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन की उस रीति में मॉनिटर करेंगे जैसा बेहतर किया जाए। राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग क्या करेंगे, अधिनियम का मॉनिटर करेंगे इस अधिनियम। यथास्थिति राष्ट्रीय आयोग अथवा राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंधित मामले की जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जैसी राज्य आयोग अथवा राज्य आयोग में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अधीन निहित है। आप ध्यान दीजिएगा, वार्षिक रिपोर्ट भी रखेंगे राज्य और राष्ट्रीय आयोग, सब 3 बताती है। अब देखिए यहाँ पे 110 में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार की दी गई है। अब ये किसके लिए नियम बनाएंगे, बाल गृह संबंध है, बाल कल्याण अधिकारियों के संबंध में नियम बनाएंगे, बोर्ड के सदस्यों की योग्यताओं के संबंध में, प्रशिक्षण के संबंध में, पदावधि के संबंध में, अधिवेशनों बैठकों के संबंध में इत्यादि के संबंध में नियम बनाएंगे। एक लंबी लिस्ट है, थोड़ा बहुत आप हाईलाइट करके इसको देख लेना जो भी आएगा। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा में, 110 में है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। इसके बाद 111 में है, अब ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा तो यहाँ पे देखिए नियम बनाए जाने के पश्चात यहाँ एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, आपको क्लियर करता हूँ 2, ठीक है। क्लॉज 3, अब ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा तो बनाए जाने के बाद संसद के समक्ष रखा जाएगा। देखिए राज्य को नियम बनाने का पावर दिया गया है, लेकिन संसद के समक्ष रखे जाने की बात की गई है यहाँ पर। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिसाब से नियम बनाने का पावर इनको दिया गया है, लेकिन ये संसद के समक्ष 30 दिन के अंतर्गत रखी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। ये भी आप देखिएगा, तो नियम और प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद संसद के समक्ष 30 दिन के भीतर रखा जाएगा। देखिए नियम यहाँ पे केंद्र के संबंध में भी कुछ नियम बनाए जाने के पावर है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार को ही अपन ने यहाँ पर उल्लेख किया है 110 में। तो यहाँ पर नियम बनाया जाएगा राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा, कैसी भी स्थिति हो तो ये संसद के समक्ष रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिएगा, सेक्शन 110 हम पढ़ते हैं क्लॉज 1 में। आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। इसमें एक परंतुक लिखा है, परंतु केंद्र सरकार ऐसे सभी या किन्हीं विषयों की बाबत मॉडल नियम विरचित कर सकेगी जिनके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जाना अपेक्षित है। तो केंद्र सरकार को भी पावर है यहाँ पे और राज्य सरकार को भी पावर है 110 में। थोड़ा यहाँ पर टेक्निकल है, आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नियम बनाने की पावर 110 में दी गई है। 30 दिन के अंदर संसद के समक्ष और यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेंगे जैसी स्थिति हो। 111 किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 और 56 को निश्चित करती है। 2000 का अधिनियम था, उसको हटा के एक्ट रखा गया, ये आपको ध्यान देना है। 112 धारा है जो लास्ट है, कठिनाई दूर करने का पावर है। 2015 में एक्ट बनाया गया, केंद्रीय सरकार कठिनाइयाँ दूर कर सकती है आदेश जारी करके, और ये कठिनाइयाँ दूर करने का पावर इसको अधिनियम बनने के 2 वर्ष तक होता है। बस इतनी बात यहाँ पर की गई है। तो ये अपन ने यहाँ पे फिनिश किया इस एक्ट को। आपको बस इतना ध्यान देना है कि इसकी सारी मार्जिन और लोट आप पढ़ें,